देश में एक दिन में 3,79,000 से ज्यादा केस सामने आए। 3,646 लोगों की मौत हो गई। तो अकेले महाराष्ट्र में एक दिन में 1,035 लोगों की मौत हुई। और राहुल गांधी ने क्यों कहा कि केंद्र सरकार को दूरदर्शिता की जरूरत है। कोरोना महामारी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग में। देश में बुधवार को कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 24 घंटे में 3,79,150 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि रिकॉर्ड 3,646 लोगों की मौत महामारी की वजह से हो गई। भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,77,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में 2,70,200 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 63,309 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, जबकि एक दिन में रिकॉर्ड 1,035 लोगों की मौत महामारी की वजह से हो गई। राज्य में अब तक 44,73,394 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसी के साथ राज्य में मृतकों की संख्या अब तक 67,214 हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 25,986 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 368 लोगों की मौत हुई है। बुधवार को भी पॉजिटिविटी रेट करीब 32% रहा। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,03,000 के पार पहुंच गई है, जबकि राज्य में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 11 लाख के करीब पहुंच गया है। देश में 8 से 10 राज्यों में स्थिति बेहद भयावह हो गई है। उत्तर प्रदेश में 265 लोग एक दिन में कोरोना की वजह से काल के गाल में समा गए। उत्तराखंड में 108, मध्य प्रदेश में 105, छत्तीसगढ़ में 279, कर्नाटक में 229, गुजरात में 174, राजस्थान में 120, झारखंड में 149 और पंजाब में 142 और तमिलनाडु में 98 जानें कोरोना की वजह से चली गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में मां को बचाने के लिए बेटे की मांग का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। अपनी मां की थमती सांसों को बचाने के लिए बेटा पुलिस वालों के पैर पकड़कर ऑक्सीजन की मांग कर रहा है। आरोप है कि ये पुलिसकर्मी आगरा के एक बड़े निजी अस्पताल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आए थे, जबकि ये ऑक्सीजन यहाँ के लिए अलाउड था। हालांकि पुलिस अधिकारी इसे भ्रामक करार दे रहे हैं। इस तरीके के वीडियो भ्रामक तौर से पुलिस जो है पेश किए जा रहे हैं। इस तरीके के खबरों का आगरा पुलिस खंडन है। बिहार के गोपालगंज में सदर अस्पताल की बद इंतजामी की तस्वीरें दिखाने पर टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता को प्रशासन की ओर से धमकाने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन ने खबर को गलत बताने पर नोटिस जारी किया है। टीवी 9 भारतवर्ष ने सदर अस्पताल में दिखाया कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर से तीन लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है और कोविड के मरीजों को सामान्य मरीजों के साथ ही रखा जा रहा है। इतना होने के बाद आज भी हालात खराब है। 40 से ज्यादा डिग्री की गर्मी में सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में कई पंखे खराब है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियन से मारपीट का वीडियो सामने आया है। लैब टेक्नीशियन भुवनेश अत्री के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट में देरी होने पर मरीज के तीमारदारों ने लैब टेक्नीशियन को मिलकर जमकर पीटा। पीड़ित लैब टेक्नीशियन ने सिटी कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तहरीर दी है और कार्रवाई न होने पर कोरोना जाँच को ठप करने का ऐलान किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को दूरदर्शिता की जरूरत है। उन्होंने ट्वीट किया है कि सेंट्रल विस्टा जरूरी नहीं, केंद्र सरकार को दूरदर्शिता की जरूरत है। इससे पहले कोरोना वायरस प्रबंधन के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार की लड़ाई कोविड के खिलाफ है, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नहीं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने हैरान करने वाला विवादित बयान दिया है। चिदम्बरम ने कहा कि जनता को ऐसी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देना चाहिए जो उन्हें मूर्ख मान रही है। चिदम्बरम ने पूछा कि क्या सभी टेलीविजन चैनल्स फर्जी तस्वीरें दिखा रहे हैं और क्या सभी अखबारों की खबरें झूठी हैं। चिदम्बरम ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के उस बयान पर हैरानी जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में ऑक्सीजन और टीकों की कोई कमी नहीं है। पीएम केयर फंड से कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे, 3 महीने में कितने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा डीआरडीओ और कहां पर शुरू किया गया ऑक्सीजन लंगर। ऑक्सीजन संकट से जुड़ी बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 सांस की आंस में। कोरोना की दूसरी लहर में देश के ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्र ने पीएम केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दी है। पीएम ने निर्देश दिया है कि इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जल्द से जल्द खरीद लिया जाए। ज्यादा मांग वाले राज्यों तक पहुंचना चाहिए। इसके अलावा पीएम केयर फंड के तहत 500 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स की भी मंजूरी दी गई है।
DRDO देश में 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण PM केयर फंड के तहत करेगा। इससे जिला मुख्यालयों और टायर 2 शहरों तक ऑक्सीजन की बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा, DRDO LCA तेजस के लिए विकसित मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट टेक्नोलॉजी से वर्तमान में कोविड-19 मरीजों के लिए हुई ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने में मदद मिलेगी। भारत में कोविड-19 मामलों में तेजी की वजह से कई राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन अस्पताल और बेड की भारी किल्लत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कोविड-19 के केस और बढ़ने मौत के आंकड़ों को लेकर बैठक की। बैठक में दिल्ली में होम आइसोलेशन सिस्टम को और मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, बैठक में अधिकारियों के साथ आने वाले दिनों में ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की योजना और घर में आइसोलेशन सिस्टम को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के लोगों से कहा कि सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। असम के डिब्रूगढ़ जिले में असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 2 नए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र शुरू किए गए हैं। ऑक्सीजन जनरेशन के हर प्लांट में 100 नंबर के जंबो सिलेंडर के बराबर ऑक्सीजन गैस का उत्पादन होगा। AMCH में दैनिक ऑक्सीजन की खपत 120 से 140 के बराबर है। जंबो सिलेंडरों को सीधे पाइपलाइन के जरिए से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। कोरोना महामारी से लड़ने में संयुक्त राष्ट्र भी भारत की मदद कर रहा है। भारत में उसकी टीम कोविड-19 से लड़ने में प्रशासन की मदद कर रही है। WHO और यूनिसेफ 7000 ऑक्सीजन कंटेनर्स, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 500 नेजल की डिवाइस और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मुहैया कराने में लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन मोबाइल अस्पताल इकाई और लैब की व्यवस्था कर रहे हैं। 2600 WHO फील्ड ऑफिसर्स को स्वास्थ्य प्रशासन को सपोर्ट के लिए तैनात किया गया है। महाराष्ट्र में यूनिसेफ के एक्सपर्ट्स लगे हैं। राजस्थान में अलवर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सिख समाज ने मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम शुरू किया है। ये लोग खाली सिलेंडर लाओ भरा सिलेंडर ले जाओ वाली नीति पर मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। समाज ने तय किया है कि अलवर में कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी, जिससे पिछले साल भी कोरोना काल में गुरुद्वारे की ओर से लंगर का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोरोना संक्रमण के हालात बेहद नाजुक हैं। संक्रमण से जूझ रहे मरीजों के लिए कानपुर में गुरु सिंह सभा देवदूत बनकर सामने आई है। सभा ने कोरोना पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की है। गुरु सिंह सभा शहर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की कोशिश में जुटी है। सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह ने कहा है कि हमने बुधवार को 56 लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग में रेलवे भी अपनी भूमिका अदा कर रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई करने के साथ ही कोविड केयर कोच की तैनाती भी स्टेशनों पर शुरू कर दी गई है। आनंद विहार टर्मिनल पर 25 कोविड केयर आइसोलेशन कोच लगाए गए हैं। उत्तर रेलवे के PRO के मुताबिक दिल्ली सरकार से 75 कोचों की मांग मिली थी। रेलवे ने लगभग 4000 कोविड केयर कोच की व्यवस्था की है, जिसमें 50 कोच शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन और 25 आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रखे गए हैं। रिलायंस फाउंडेशन गुजरात के जामनगर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ 1000 बेड की क्षमता वाली कोविड केयर सुविधा स्थापित कर रहा है। फाउंडेशन इन सेवाओं को निःशुल्क प्रदान कर रहा है। इन सुविधाओं पर खर्च होने वाली लागत रिलायंस इंडस्ट्री वहन करेगी। एक हफ्ते के अंदर जामनगर के सरकारी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 400 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। 600 बेड कोविड केयर सेंटर को जामनगर के 2 अन्य स्थानों पर शुरू किया जाएगा। अमेरिका और रूस की मदद की पहली खेप आज भारत पहुंच रही है। कोवैक्सीन को लेकर अमेरिका ने क्या कहा और आपको बता दें मरकर कैसे अमर हो गए नारायण दभाड़कर। हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 हारेगा कोरोना में। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत की मदद के लिए अमेरिकी सहायता की पहली खेप आज पहुंचेगी। भारत ने अमेरिका के साथ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खरीद और भारत में वैक्सीन के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का मुद्दा उठाया था। भारत ने अभी ऑक्सीजन से जुड़े उपकरण, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की खरीद पर फोकस किया है। इन उपकरणों का इस्तेमाल ऑक्सीजन के उत्पादन और वितरण में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। इस बात की जानकारी खुद पीएम ने ट्वीट कर दी। पीएम ने ट्वीट किया कि मेरे मित्र व्लादिमीर पुतिन से आज मेरी काफी अच्छी बातचीत रही। हमने कोरोना संकट के बढ़ते खतरे को लेकर बातचीत की और उन्हें इस महामारी के दौर में भारत को सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। रूसी मदद की पहली खेप आज ही भारत पहुंच रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के प्रभावी होने को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन अमेरिका के पैंडेमिक एक्सपर्ट ने इसे असरदार बताया है। व्हाइट हाउस के मेडिकल एडवाइजर एंथनी फाउची ने कहा है कि कोरोना के मामले रोजाना तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में कोवैक्सीन लेने वालों का डेटा कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच राहत देने वाला है। कोवैक्सीन वायरस के 670 वेरिएंट को बेअसर करने में कारगर पाई गई है। ये महामारी में वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है।
सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की कीमत घटाकर 300 रुपए कर दी है। कई राज्य सरकारों ने वैक्सीन की कीमत पर सवाल उठाए थे। राज्यों को अब ये वैक्सीन 300 रुपए प्रति डोज के हिसाब से मिल सकेगी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट कर बताया कि अब राज्यों को कोवैक्सीन की एक डोज 400 रुपए की जगह 300 रुपए में दी जाएगी। इससे पहले देश में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की ओर से राज्यों और निजी अस्पतालों को अधिक कीमत पर वैक्सीन देने का प्रस्ताव आया था। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन बुधवार को शुरू हो गया। शुरू होते ही कुछ मिनटों में कोविन ऐप का सर्वर क्रैश हो गया। बुधवार रात तक 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन के लिए खुद का रजिस्ट्रेशन किया। वैक्सीन के लिए कोविन, आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उम्र में 18 साल से ज्यादा के 1 मई से कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते 15 दिनों के लिए मिनी लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। पिछला लॉकडाउन कल खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। राजेश टोपे ने बताया कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की राय थी वर्तमान कोविड प्रतिबंध अगले 15 दिनों के लिए बढ़ाए जाने चाहिए। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्य लॉकडाउन का फैसला कर रहे हैं। झारखंड ने 6 मई तक मिनी लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। यहाँ दुकानें अब रात 8 बजे के बदले दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। गोवा में आज शाम 7 बजे से 3 मई की सुबह तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। चंडीगढ़ यूटी प्रशासन ने कर्फ्यू का समय शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया है। कोरोना महामारी के बीच नागपुर के बुजुर्ग नारायण भाऊराज दभाड़कर ने समाज की इंसानियत की मिसाल पेश की है। कोरोना से संक्रमित नारायण कोरोना संक्रमित एक युवक के लिए अस्पताल में बेड लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, मेरी उम्र 85 साल है, इस महिला का पति युवा है, उसे बेड दे दिया जाए। ये कहकर वो घर लौट आए थे, जहाँ 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के लातूर में एक बुजुर्ग दंपति ने खतरनाक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फतेह हासिल की है। 105 साल के शख्स और उनकी 95 साल की पत्नी ने कोरोना को हरा दिया है। दोनों का इलाज लातूर के विलासराव देशमुख इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चल रहा था। डॉक्टर्स के मुताबिक बुजुर्ग दंपति 10 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था और इस दौरान उन्हें एंटीवायरल खुराक भी दी गई थी। पश्चिम बंगाल में जारी है आखिरी चरण के लिए मतदान। काउंटिंग सेंटर में एंट्री के लिए आयोग ने क्या निर्देश जारी किया और कहां हुआ पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। देश की अहम खबरों के लिए दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। पश्चिम बंगाल चुनाव के 8वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। इस चरण में प्रदेश की 35 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इनमें मालदा की 6, बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीट शामिल है। आखिरी चरण में मतदान के लिए 11,860 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने अंतिम चरण के कल होने वाले चुनाव से पहले बीरभूम जिले के टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को नजरबंद करने का निर्देश दिया है। निर्देश के मुताबिक 27 अप्रैल की शाम 5 बजे से 30 अप्रैल की सुबह 7 बजे तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बीरभूम के टीएमसी अध्यक्ष अनुब्रत मंडल सीआरपीएफ की निगरानी में रहेंगे। 2 मई को होने वाली मतगणना के दिन काउंटिंग सेंटर पर प्रत्याशियों और एजेंटों को बिना आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए प्रवेश नहीं मिलेगा। मतदान केंद्रों पर प्रवेश के लिए चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक ये रिपोर्ट 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली में उपराज्यपाल को पहले से ज्यादा अधिकार मिल गया है। दिल्ली में अब सरकार का मतलब एलजी होगा। केंद्र सरकार ने जीएनएसटी एक्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब दिल्ली में हर फैसले पर सरकार को एलजी की मंजूरी लेनी होगी। दिल्ली में अब सारे बड़े और अहम फैसले एलजी की इजाजत के बाद ही लागू किए जा सकेंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुठभेड़ में पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। यहाँ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। गढ़चिरौली के एसपी अंकित गोयल ने नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। दिल्ली के मंगोलपुरी में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई करने की तस्वीर सामने आई है। हॉकी और डंडे से लैश बदमाशों ने घनश्याम नाम के बुजुर्ग की बुरी तरह पिटाई कर दी। कार में सवार होकर आए बदमाश हरियाणा के पानीपत के हैं। शुरुआती जांच में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद बताया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश की जा रही है। मुंबई में पुलिस की सूझबूझ से एक महिला को खुदकुशी करने से बचा लिया गया। 21 साल की महिला बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी दे रही थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को बातों में उलझाए रखा और महिला पुलिसकर्मी की मदद से महिला को दबोच लिया। पुलिस की इस पहल की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है।
डीआरडीओ ने हवा से हवा में मार करने वाली पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल ने 100% टारगेट पर वार किया। सभी लाइव फायरिंग में इस मिसाइल ने अपने हवाई लक्ष्यों को मार गिराया। इसे स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के हथियारों में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और परीक्षण से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सीमा सड़क संगठन की सड़क निर्माण कंपनी की कमान पहली बार एक महिला अधिकारी को सौंपी गई है। नियुक्ति का ऐलान करते हुए सेना ने कहा कि कमांडिंग ऑफिसर वैशाली एस हिवासे के नाम का ऐलान करने पर गर्व महसूस हो रहा है। वो भारत चीन सीमा की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी संभालेंगी। कहां पर लगातार दूसरे दिन महसूस किए गए भूकंप के झटके। केमिकल फैक्ट्री में कहां आग लगने से हादसे में हुई 2 लोगों की मौत और एक परिवार को 4 लोगों की खुदकुशी से कहां मचा हड़कंप। राज्यों की अहम खबरें दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। असम के सोनितपुर में देर रात करीब 2:30 बजे फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 2.7 मापी गई। इससे पहले कल भी भूकंप का झटका महसूस किया गया था। पीएम मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की और राज्य को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। जम्मू के कठुआ में केमिकल बनाने की फैक्ट्री में हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। फैक्ट्री में आग की लपटें देख आसपास की कई फैक्ट्री और दूसरे संस्थान के लोग सहम गए। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। मिजोरम के लुंगलेई के जंगलों में लगी भीषण आग से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। राज्य सरकार ने आग पर काबू पाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद मांगी थी। कड़ी मशक्कत के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने आग बुझाई। पीएम मोदी ने मामले में मिजोरम के सीएम जोरामथंगा से बात की और हालात का जायजा लिया। गुजरात के वडोदरा में रेलवे स्टेशन के अंडरपास में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि स्टेशन के पास विशालकाय होर्डिंग में आग लगने से ये अफरा तफरी मची। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान कुछ देर के लिए ट्रेनों की आवाजाही भी बाधित हुई। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के अरिलोवा इलाके में चलती कार में अचानक आग लग गई। बीच सड़क आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। कार में बैठे लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। काफी देर की मशक्कत के बाद कार में लगी आग पर काबू पाया जा सका। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य के खाद्य मंत्री उमेश कट्टी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। किसान के चावल की आपूर्ति बढ़ाने पर मंत्री ने किसान से मर जाने को कहा था। सीएम येदियुरप्पा ने कट्टी के बयान की निंदा की और कहा कि किसी मंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। वहीं विपक्ष उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहा है। पंजाब के लुधियाना में जमीन विवाद को लेकर पुलिस में काम करने वाले 2 एएसआई भाई भिड़ गए। विवाद इतना बड़ा कि एक ने दूसरे को गोली मार दी। घायल को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी भाई को घायल कर हवा में फायरिंग करता हुआ फरार हो गया। मामले में लुधियाना पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। ये कहते हैं कि धोनी का मैदान में होना काफी है और ये बात एक बार फिर साबित हो रही है। चेन्नई सुपर किंग के सामने सनराइजर्स का सूर्य पूरी तरह से अस्त हो गया। आज मुंबई इंडियंस और राजस्थान के रॉयल्स के बीच में भिड़ंत होगी। दोनों का कितना कुछ दांव पर लगा है ये आपको दिखाएंगे। टी20 लीग से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 टी20। टी20 लीग में बुधवार रात खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने 172 रन का लक्ष्य दिया था, जो चेन्नई ने सिर्फ 18.3 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज ने शानदार प्रदर्शन किया। ऋतुराज गायकवाड़ और फॉफ डुप्लेसी दोनों ने शानदार अर्धशतक लगाया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 44 गेंद पर 75 रन बनाए। इसमें 12 चौके शामिल थे। फॉफ डुप्लेसी ने भी 38 गेंद पर 56 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए स्पिनर राशिद खान के अलावा कोई भी गेंदबाज नहीं चला। राशिद खान ने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा किसी गेंदबाज को कोई सफलता नहीं मिली। जगदीश सुचित ने 3 ओवर में 45 रन दिए। इसके अलावा संदीप शर्मा और खलील अहमद भी खासे महंगे साबित हुए। इस जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गई है। 6 मैच में 5 जीत के बाद अब उसके पास 10 अंक हैं। पॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 10 अंक के साथ ही दूसरे और दिल्ली कैपिटल्स की टीम 8 अंक के साथ तीसरे पायदान पर है। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। टीम के कप्तान डेविड वार्नर ने 55 गेंद पर 57 रन बनाए। इनमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। मनीष पांडे ने 46 गेंद पर 61 रन बनाए। इसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। केन विलियमसन ने भी 10 गेंद पर 26 रन की तेज पारी खेली, लेकिन स्कोर जीत के लिए नाकाफी था।
बुधवार को खेले गए मैच के बाद इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के फॉफ डुप्लेसी ने दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन से ऑरेंज कैप का टाइटल छीन लिया। फॉफ डुप्लेसी अब 6 मैच में 270 रन बना चुके हैं। शिखर के खाते में 265 रन हैं। पर्पल कैप पर अब भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हर्षल पटेल का कब्जा बरकरार है। 6 मैच से उनके खाते में 17 विकेट हैं। T20 लीग में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल से होगा। ये मैच दिल्ली में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने अब तक 5 मैच में सिर्फ 2 जीत हासिल की है। हालांकि बेहतर रन रेट की वजह से मुंबई की टीम आगे है, लेकिन प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों के लिए आज जीत जरूरी है। इस सीजन में मुंबई की टीम की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ हार के साथ हुई थी। इसके बाद मुंबई ने कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत हासिल की थी, लेकिन अगले 2 मैच में उसे पहले पंजाब किंग्स और फिर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स का सफर भी इसी सीजन में पंजाब किंग्स के खिलाफ हार के साथ ही शुरू हुआ था। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उसे जीत मिली, लेकिन फिर चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उसे हरा दिया। राजस्थान रॉयल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पिछले मैच में जीत हासिल की थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।